हेलो भाई लोग, तो फिर आज नए वीडियो में स्वागत है कि नहीं? वेलकम है भैया। नया वीडियो नहीं है ये, पॉलिटिकल साइंस जिसका जेनरिक पॉलिटिकल साइंस था वीव्यू के अंदर, ठीक है। वो हम लोग सीरीज कर रहे हैं PYQ और इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यह हम लोगों का तीसरा वीडियो है कि नहीं? तीसरा वीडियो है, वीडियो नंबर 3, ठीक है। जिसमें से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं भैया। क्या तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट? आप क्या समझते हो फंडामेंटल राइट से? क्या समझते हो ये चीज के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में बात करना। उसके बाद है कि डिस्कस करो भाई, जो फंडामेंटल राइट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, उसके बारे में कुछ कुछ बातें करो, कुछ चर्चा करो, ठीक है। तो चल, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट भैया, ठीक है, इसी के बारे में बात करना है। हाँ भैया, इसी के बारे में बात करना है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का शुरुआत में 22 भाग था और फिर बाद में जो है 25 भाग में आया कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है। तो उस 25 में से जो फंडामेंटल राइट है जो है, वो हम लोगों के पार्ट नंबर 3 से आता है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 से आर्टिकल जो है, उसके अंदर जो आर्टिकल है वो 12 से 35 आर्टिकल आते हैं, ठीक है भैया। ये जो FR है, फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है, वो कहाँ से आया हमारे देश में, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया भैया? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है। DPSP एयरलैंड से आया था, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। डेफिनेशंस देखना है भैया, ठीक है। अगर हम लोग फंडामेंटल राइट का डेफिनेशन देखने को आए, ठीक है, तो ये जो है कहता है कि नॉट डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया, मतलब कि परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में इसको क्या परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन एक केस आता है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस, जो 1967 में आता है ये केस, ठीक है। अब बहुत कोई बोलेंगे भैया कि ये कौन सा केस है, हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं जानते हैं वो जाकर के गूगल भी थोड़ा कर लो, विकिपीडिया भी पढ़ लो थोड़ा। हालांकि हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि भैया ये जो केस था वो रिलेटेड था लैंड से, ठीक है भैया, भूमि से। ये गोलकनाथ थे जिनके पास जमीन था, इन लोग के भाई भी थे और पंजाब हरियाणा से बिलोंग करते थे भैया। तो उन लोगों के पास ढेर सारा, वहाँ किसान जो है बहुत सारा उन लोगों के पास खेत होता है। तो करीबन उनके पास 100 एकड़ जमीन, अब 500 एकड़ करीब था जमीन था। तो उस वक्त जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका जमीन को लेने के लिए चाहा, 470 एकड़ लेना चाहा, 30% उसको देना चाहा, 30 एकड़ के करीब, ठीक है। तो उसी के प्रति विवाद होता है कि भाई ये मेरा जमीन है, आप कैसे ले लोगे। तो यही राइट टू प्रॉपर्टी का बात वहाँ पर आने लगा। तो यही केस था। तो और ज़्यादा जिसको डिटेल में जानना है भाई, वहाँ पर देखो फिर क्या आप कहता है सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। हम ज़्यादा इलिबरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई इस आंसर का हमको जवाब ये नहीं है, लेकिन इसका हम सिर्फ रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस आया, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, चूंकि शुरुआती में फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन नहीं किया गया था, तो जब ये केस आया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट करता है, ठीक है। FR को डिफाइन करता है, FR को परिभाषित करता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है। क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो एक नेचुरल राइट है, ठीक है भैया, प्राकृतिक राइट है, अधिकार है ये सब कोई का, जो एसेंशियल है भाई, जरूरत है, किसके लिए जरूरत है? तो फिजिकल या फिर मेंटल, फिजिकल भौतिकी, मेंटल तुम्हारे दिमागी तौर पे, स्पिरिचुअल भाई धार्मिक तौर पे, हर एक तौर तरीके से किसी भी इंसान का, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट अगर हो रहा हो, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये डिफाइन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कब? तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस होने के बाद, ठीक है। और जिसको उसके बारे में विकिपीडिया करो भाई थोड़ा, ठीक है। और अगर कोई दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहता है FR को, तो और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं लगभग, ठीक है। इसको हम नहीं बोल रहे हैं, आगे पढ़ लेंगे। फंडामेंटल राइट्स को मीट कर रहा है, समझ रहा है, किस लिए भाई प्रमोट कर रहा है, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? तो आइडिया ऑफ किसका? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, ठीक है। ये भाई अपने बाकी एक चीज़ जान लो कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अगर किसी का भी करना हो, कोई भी पर्सन का, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बस इतना सा दिमाग में लेकर के चलो, ठीक है। अब
हाँ भैया, तो फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग देखते हैं। भैया अगर प्रकार देखने को चले फंडामेंटल राइट का, तो ये 7 प्रकार के होते हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआती में जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तो हम लोगों का जो फंडामेंटल गया, तो उसमें यह 7 तरीके का था। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर गया था, किस कब क्यों, तो 44th अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है। तिलकनाथ पंजाब स्टेट केस कब आया, 1967 में। इसके कुछ साल बाद 67 था वहां, तो 3 साल और इधर तो मतलब करीबन 10 साल अप्रोक्सीमेटली राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे राइट फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया, ठीक है। अब प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट जो है कितने फंडामेंटल राइट है भैया, 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब 6 को हम लोग थोड़ा देख ले कि क्या क्या है इसके अंदर, किसके अंदर क्या क्या है। तो पहला फंडामेंटल राइट जो है हम लोगों के पास, वो राइट टू इक्वलिटी है, मतलब कि समानता का अधिकार, ठीक है भैया। समानता का अधिकार है, तो वो समानता के अधिकार पे राइट टू प्रॉपर्टीज में ये आर्टिकल 14 से 18 तक 4 आर्टिकल हैं इसके अंदर जो समानता को बताते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 बताता है कि इक्वलिटी है भैया किसके, तो लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के सामने हर कोई क्या है, इक्वल है, एक समान है, ठीक है। नंबर 15 क्या बोलता है भैया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को हम लोग इस बात से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकते हैं कि वो कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है, क्या उसका मतलब मेन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, क्या है ये सब, और कहाँ जन्म लिया है, इन सब बातों पर किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है भैया आर्टिकल नंबर 16, ठीक है। 14 क्या बोला भैया कि लॉ के सामने सब क्या समान है। 15 बोलता है प्लेस, बर्थ, सेक्स, रिलीजन, धर्म, ये सब के प्रति हम किसी का प्रोविजन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। आर्टिकल 16 बोलता है भैया कि ये जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी देता है किसी भी टर्म्स, इन टर्म्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ये क्या देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, हर एक को इक्वल मौका देता है, ठीक है। उसके बाद 17 आर्टिकल बताता है अनटचेबिलिटी को एबोलिशन करना, मतलब कि छुआछूत को बंद करना, ठीक। फिर करना, बहिष्कार करो भाई किसका, एक्सेप्ट टाइटल्स का, ठीक है। टाइटल एक्सेप्ट छोड़ करके किसका, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स छोड़ करके बाकी जितने भी टाइटल्स लगा रहे हैं उन सब का खात्मा, ठीक है। उसके बाद दूसरा राइट जो है हम लोगों के पास, वो राइट टू फ्रीडम है, ठीक है भैया। ये अधिकार है हर कोई की, आजाद है वो, ठीक है। तो इसमें जो है आर्टिकल आता है हम लोगों के पास, वो 19 से 22 आता है, ठीक है भैया। कितना, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, ये बात ठीक है। आर्टिकल 19 जो प्रोटेक्शन करता है किसका, सेक्स राइट का, जो किससे रिगार्डिंग है भैया, फ्रीडम से रिलेटेड है, इनका प्रोटेक्शन करता है। अब वो 6 कौन कौन सा है, स्पीच और एक्सप्रेशन, तुम कहीं पर भी जाके भाषण दे सकते हो, ठीक है। असेंबली सभा कर सकते हो, एसोसिएशन कोई ग्रुप बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन वो मूवमेंट भड़काऊ ना हो और गलत दिशा ना दे रहा हो, ठीक है। रेसिडेंस, ठीक है, तुम रह रहे हो जहाँ पर, उसके बाद ठीक है उस पर कुछ कर सकते हो। प्रोफेशन से के लिए प्रोफेशन क्या है तुम्हारा, किस प्रोफेशन में वर्क करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, इस मामले में जाकर के क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है, ठीक है, कि प्रोटेक्शन है भैया कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन है किस चीज का, ऑफेंस का, ठीक है। अब ऑफेंस कहने का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन मतलब कुछ ऐसे ऐसे अपराध, ठीक है, जिनको क्या किया जाता है, उनको मतलब दोषी को थोड़ा सजा से मुक्त या फिर बचाना कह सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्शन कर रहा हो कि जो वैसा अपराध भी ना किया हो और उसको सजा मिल रहा हो, तो ठीक है उन अपराधों के लिए सजा कर, ठीक है। या तो फिर कोई गलती सजा किया है तो उसको फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दो, ठीक है। उसके बाद 21 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
लाइफ मतलब जीवन भैया, ठीक है, और पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल मतलब खुद, लिबर्टी मतलब आज़ादी, ठीक है। तो उसके लाइफ और उसके आज़ादी से उसको मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद 21A क्या बोलता है कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मतलब कि अब बच्चे में जो शिक्षा, अब तो एनईपी आ गया ना, एनईपी 2020, तो इसमें तो अब 3 साल से ही बच्चे को स्कूल भेज दो, ठीक है, इस तरीके की बात आ रहा है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन देना है। 22 आर्टिकल क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन करना है भैया किसके अगेंस्ट, अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केस, कुछ ऐसे ऐसे केस में जो अरेस्ट और डिटेंशन मतलब कि पहले रख लेता है ना, पीपल्स को पहले ही उठा लेता है, आशंका जताता है कि आप जो है कुछ गलत कार्य हो सकता है आपके जरिए या कुछ भी होगा, तो उसको पहले ही अरेस्ट वेस्ट कर लेता है, डिटेंस कर लेता है, डिटेंट कर लेता है, ठीक। तीसरा फंडामेंटल राइट क्या है, ये किसके अगेंस्ट है भैया, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, जो कि आर्टिकल 23 और 24 हम लोगों के पास दिखाई देता है, ठीक है। आर्टिकल 23 कहता है कि फोर्स लेबर और वुमेन थेरेपी प्रोहिबिटेड, ठीक है। फोर्सफुली लेबर, किसी से हम लोग जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, और मानव तस्करी बैन, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 24 बताता है चाइल्ड लेबर प्रोटेक्ट, ठीक है, आप चाइल्ड से काम नहीं करा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर हमारे देश में कभी ऐसा स्थिति बन जाए जिस वक्त लेबर का कमी हो जाए, तो उस वक्त गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कैन, तो उस वक्त चाहे तो गवर्नमेंट वो कार्य कर सकता है, ठीक है। 4 में क्या आ जाएगा भैया, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 25 से 28 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 25 नंबर बोलता है कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कोई भी धर्म को मानने के लिए हम पूरी तरीके से आजाद हैं, ठीक है। आर्टिकल 26 बोलता है कि मैनेज करेगा रिलीजियस अफेयर के बीच, अगर दो धर्म के बीच में किसी भी बीच में विवाद हो रहा है तो उसके बीच में राइट क्या है, मैनेज करेगा रिलीजियस अफेयर्स को, ठीक है। 27 बताता है स्टेट विल नॉट इम्पोज एनी टैक्स ऑन अ सिटीजन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कहता है 27 नंबर कि देखो तुम किसी भी धर्म का प्रचार कर रहे हो तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 28 बोलता है कि भैया रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट खोल लियो तुम और वहां पर जाकर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या कहीं पर सभा बुला करके बोल रहे हो कि ये धर्म गंदा है, वो धर्म ये है, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5वां जो फंडामेंटल राइट है हम लोगों का, वो है एजुकेशनल कल्चरल राइट, और आर्टिकल जो कि कितने में है भैया, 29 और 30 में, ठीक है, जिसमें बात किया गया है एजुकेशन से लेकर के कल्चर संस्कृति से लेकर के, ठीक है। आर्टिकल 29 कहता है कि किसी भी सेक्शन सिटीजन रेजिडिंग इन द इंडिया, इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति अगर रह रहा हो और उसका अगर कोई स्क्रिप्ट है या उसका लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है, कोई कल्चर है, ठीक है, तो उसे वो बचा सकता है, ठीक है, कोई भी संस्कृति है, उसका भाषा है, तो उसे वो बचा सकता है, ठीक है, ठीक है भैया। उसके बाद आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट टू माइनॉरिटीज, मतलब माइनॉरिटीज के पास भी ये अधिकार है कि लिंग्विस्टिक जो एस्टैब्लिश करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर कंसर्व देयर स्क्रिप्ट लैंग्वेज और कल्चर, माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है, ठीक है, माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है कि अगर यदि हमारा कोई लैंग्वेज है भैया, कोई स्क्रिप्ट है, तो इन सब चीज को बचाने के लिए हम अपना कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन सकते हैं, वहाँ अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट, अपने कल्चर के बारे में वहाँ पर हम शिक्षा देंगे, ताकि हमारा लैंग्वेज, कल्चर, ये सब बचा रहे, ठीक। उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 आता है भैया, लास्ट आर्टिकल, जो कि क्या है भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कि रेमेडीज मतलब क्या होता है, हम लोग रेमेडीज का मतलब ऐसे समझते हैं, हम लोगों को तबीयत खराब होता है तो होम रेमेडीज बनाते हैं, घर में घरेलू उपचार करते हैं, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी तरीके का बीमारी आता है तो वहां पर रेमेडीज देने का काम करता है कौन, आर्टिकल 32। उसी में कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सोल है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोल है, आत्मा है, ठीक है। फिर एम्पावर डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के दौरान, और आर्टिकल 26 के दौरान फंडामेंटल राइट कहता है। आर्टिकल 32 ये भी कहता है कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति है और उसका फंडामेंटल राइट को ठेस पहुंचा है, वायलेट हुआ कोई कर दिया है, तो वो सीधा आर्टिकल 32 के मुकाबले, ठीक है, 32 के रेफरेंस पे वो सुप्रीम कोर्ट होता है, और आर्टिकल 226
इसको लेकर सीधा कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है भाई, ठीक है। और उसके तहत कोर्ट क्या करेगा, इशूज कर सकता है 5 तरीके का रीट को, ठीक है। जो पहला रीट्स है मैनेडमस और हैबियस कॉर्पस, प्रोविजन, कैरेटरी और हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रतीक्षीकरण, मैनेडमस परामादेश, ये सब चीजें होती है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में। तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, सी यू, है कि नहीं। मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे यार।